So hello guys, today we will discussing about DSA, that means data structure algorithm. Before starting that, let me introduce myself. My name is Tarunjit and today's topic DSA. Let's start. And please make sure you just like, share, subscribe, and whatever you want to do, you can do. You can give a dislike also, whatever you want to do. Today I will discussing about these things. Introduction to data structures algorithm. So first of all, we need to what is data. Then we need what is data structure. Then we need to know what is algorithm. So this step by steps we will go and understand what those things actually. So first of all, data structure. Data structure is about how data can be stored in different structures. That means इसका मतलब क्या होता है कि हम कैसे डेटा को एक स्ट्रक्चर वाइज तरीके से रखते हैं या फिर स्टोर करते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, डेटा स्ट्रक्चर. सो हेयर यू कैन सी ए डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू स्टोर डेटा, यानी कि डेटा को आप किसी तरीके से रखोगे, किसी तरीके से स्टोर करोगे, वही है डेटा स्ट्रक्चर. समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ है जो आप इस वेबसाइट से पढ़ सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और फिर दूसरे तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर आपको मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का है. एक है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है abstract data structure. So what is primitive data structure? So primitive data structure are basic data structure that provide by programming languages to represent single value. इसका मतलब क्या है? ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं किसके साथ? सिंगल वैल्यू के साथ. ठीक है, सच एज यहाँ पर देखो, अब इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हो जो कि है इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, बुलियंस एटसेट्रा. यानी कि आप सभी को ये इसका मीनिंग पता ही होगा, व्हाट इज इंटीजर्स, फ्लोट, नंबर्स, तो ये फिर कैरेक्टर्स आप जो भी लो, तो ये है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. और एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है हाई लेवल डाटा स्ट्रक्चर दैट बिल्ट यूजिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. इसका मतलब इंटीजर, फ्लोट या फिर पॉइंटर्स या फिर बुलियंस, इन सारे जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में है उसको यूज करके हम ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, ये हमेशा याद रखना. इसका एग्जांपल आता है एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू. क्या है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कसिंग देम लेटर. सो तो ये हमारा क्या, डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज. बेसिक मतलब क्या है, किस तरीके से होगा ये, तो ये है डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज. अब हम जाएंगे एल्गोरिथम्स पर कि एल्गोरिथम्स क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम्स. सो एक्चुअली algorithms nothing but a step by step instructions to solve a given problem. इसका मतलब क्या है? मान लो एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ. मान लो आप चाय बना रहे हो, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेगा आपको? बर्तन. तो पहला स्टेप बर्तन ले आओ, दूसरा स्टेप पानी डालो, तीसरा स्टेप उसके अंदर शक्कर डालो या फिर अदरक डालो, जो भी है. उसके बाद आप मिल्क डाल सकते हो, फिर चाय डाल सकते हो. तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हो ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब चाय, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाय बनाना. इसको हम किस तरीके से जा रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हो गए वो है एल्गोरिथम्स. इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम. कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है वही है एल्गोरिथम. तो यहाँ पर एल्गोरिथम भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम नीचे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. ये सब हम ये देखो, यहाँ पर आप ये जो चार्ट देख रहे हो इसे आप रट सकते हो. रट नो, मेरे मानो तो रटने से ज़्यादा फायदा देगा, इसको समझ लो. तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स क्या है वो मैं बताया, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सॉल्व प्रॉब्लम. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं बताया, ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो इट कैन बी यूज्ड इन एफिशिएंटली. कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एरे, इसका एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे दिया. दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वीगो नोटेशन, रिकर्शन, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर. ये सब जो टर्म्स आप अभी सुने हो, ये सब कॉम्प्लेक्स टर्म्स है. मैं आपको एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप उसको मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसका नाम सुनकर क्या लगता है आपको? या इसका नाम सुनकर लग रहा है ना टाइम यानी कि समय, और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मतलब
क्या बोल रहा मैं इसको आपको, कॉम्प्लेक्स चीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ये नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एल्गोरिदम टेक्स टू रन। इसका मतलब आप एक एल्गोरिदम बना रहे हो, सपोज आप चाय बना रहे हो, चाय बनाने के लिए आपने जो जो किया, जो जो स्टेप किया, उस स्टेप को आप कितने समय में किया, वही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक प्रोग्राम आपने लिखा है, कोड आपने लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करने में कितना समय लगता है, वही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आ गया? अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा एल्गोरिथम वर्किंग, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट एल्गोरिथम्स इन वर्किंग। इसका मतलब ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। एल्गोरिदम कैसा है? अगर आप चाय बनाने के लिए और भी चीज डाल रहे हो तो लगभग समय तो ज्यादा लगेगा ना। अगर चाय बनाने, सपोज आप दूध दूध वाली चाय बना रहे हो या फिर बिना दूध वाली चाय बना रहे हो, तो दोनों में तो डिफरेंस होगा ना। दूध वाली चाय आपको ज्यादा समय लगेगा और बिना दूध वाले आसान समय बन जाएगा। इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज। इंग्रेडिएंट्स इसमें ज्यादा है, लगभग उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और इसमें कम है, उसमें कम लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल यही है। वो चीज जो मैं चाय के लिए बोल रहा हूँ, ये चीज यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक प्रोग्राम को रन होने में कितना समय लगता है, वो जो ही है वो है कॉम्प्लेक्सिटी, और इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसका भी एक इसका भी एक भाग है जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देन? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम यूज। इसका मतलब एक एल्गोरिथम को रन होने में कितना स्पेस लग रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या लग रहा था? टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर क्या? स्पेस। स्पेस में यानी कि जगह। एक एल्गोरिदम को रन करने में कितना जगह लग रहा है, या कितना स्पेस वो ले रहा है, वो जो मेजरमेंट होता है वही है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी आपका एल्गोरिदम पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम आएंगे क्या? बीगो नोटेशन। ये देखो भाई, ये सब जो चीज मैंने आपको बोला हुआ भी, ये सब स्मॉल डिस्क्रिप्शन पे लिखे हुए है। ये इसका भी बहुत पार्ट से उस चीज को भी बहुत एक्सपेंड किया जा सकता है। ये चीज, ये जो लिखा हुआ है जो यहाँ पर, तो बीगो नोटेशन पहले हम जान लेते क्या है। ए मैथमेटिकल नोटेशन दैट डिस्क्राइब द लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन व्हेन द आर्गुमेंट ट्रेंड्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर वैल्यू और इंफिनिटी। इसका मतलब, ध्यान से सुनो, प्लीज फोकस माय वर्ड। A mathematical notation that describe the limiting behavior of a function। इसका मतलब क्या होगा? ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो डिस्क्राइब करता है किसका बिहेवियर? फंक्शन का बिहेवियर। फंक्शन आपको मालूम है ना, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो मालूम है। फंक्शन को मैं, अगर आपको डीए से पढ़ना है तो सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा, जो है सी या फिर पाइथन, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर फंक्शंस आप पढ़े हुए हो, उस फंक्शंस के बिहेवियर को आप एक मैथमेटिकल नोटेशन से जब डिस्क्राइब करेंगे, वही होगा बीगो नोटेशन। और उसके साथ व्हेन द आर्गुमेंट ट्रेंड्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर वैल्यू, जो इसका पार्टिकुलर वैल्यू होगा, वो जो इसका आर्गुमेंट ट्रेंड्स होगा। आर्गुमेंट ट्रेंड्स मतलब क्या है? मतलब आर्गुमेंट ट्रेंड्स है वो जो पार्टिकुलर वैल्यू और इस इंफिनिटी जा सकता है, यूज्ड इन द ट्यूटोरियल टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। देखो, ये बीगो नोटेशन बहुत ही बड़ा चीज है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसके मतलब से आप ये जान लो कि एक फंक्शन के बिहेवियर को आप मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही है बीगो नोटेशन। ये स्मॉल जान लो, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत है, मैं आपको बाद में और लेटर वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद आता है क्या? रिकर्शन। तो व्हाट इज रिकर्शन? रिकर्शन नाम सुने ही हो गया आप। तो रिकर्शन क्या है? एक प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। इसका मतलब, जब किसी प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, रिकर्शन खुद को ही कॉल करने की तरीका जब एक फंक्शन या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर होगा, तो वो होगा रिकर्शन। समझ में आया रिकर्शन क्या चीज है? आप एक एग्जाम्पल से मान लो कि आप अपने आप को ही बुला रहे हो, वही है रिकर्शन। इसके बाद हम आ जाएंगे डिवाइड एंड कॉन्क्योर में। यहाँ पर क्या है? ए मेथड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स एंड combining
the solutions. Recursion is often used when these methods in an algorithm. इसका मतलब क्या है? कोई भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज को या फिर बड़ा प्रॉब्लम चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम अब जब उन छोटे छोटे पार्ट को रन करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे, वही जो चीज है वही है डिवाइड एंड कॉन्क्योर. कोई भी चीज है उससे पहले तोड़ो, तोड़ मरोड़ो और छोटी छोटी पीस करो और उस पीस को अब रन करो या फिर उसके ऊपर काम करके उसे सॉल्व करो. तो ये जो चीज होगा यही होगा हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्योर. उसके बाद हमारा आता है ब्रूट फोर्स, जो कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. ए सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे an algorithm can work by simplifying all possible solution and then choosing the best one. इसका मतलब एक एल्गोरिदम होगा. अगर आप एल्गोरिदम आप लिख रहे हो, वो पहले ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है, अच्छी तरह से सुनो. एक एल्गोरिदम अगर आप रन किया तो वो एल्गोरिदम पहले हर पॉसिबल सॉल्यूशंस पे जाएगा. हर पॉसिबल जितना भी हो सकता है उतना जाएगा, लेकिन उसमें से जो सबसे बेस्ट है, जिसमें सबसे टाइम समय यानी कि टाइम कम लगता है, जिसका प्रोग्राम बहुत इजी है, इजी का मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है, उसे चूज करता है बेस्ट वन, जो एग्जीक्यूट में ड्यूरिंग कम समय लेता है. जब वही चीज होता है तो वो है ब्रूट फोर्स. या फिर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, और मैं इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा. और W3 स्कूल ये नाम है, बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं ये लोग, तो आप जान सकते हो. तो कहाँ से आप शुरू करें, या फिर ये लिखा हुआ है तो मैं अभी करा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं. चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. अब क्या नेक्स्ट है, सो देखो यहाँ पर आता है फिबोनाची नंबर. अब एल्गोरिदम फिबोनाची नंबर के लिए एक एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है जो हम अब स्टडी करेंगे. A simple algorithm for Fibonacci numbers. Fibonacci numbers क्या होता है, आपको मालूम है Fibonacci numbers क्या है? तो चलो देखते हैं Fibonacci numbers क्या है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर what is Fibonacci numbers. ठीक है, यहाँ पर लिख रहा. तो देखो क्या क्या लिखता है ये लोग. In mathematics, the Fibonacci sequence is the sequence in which each number is the sum of two descending ones numbers that are part of the Fibonacci sequence and the Fibonacci numbers. So Fibonacci numbers का मतलब है दो नंबर को अगर प्लस करके एक नंबर में दो नंबर को प्लस करके जो आता है वही है फिबोनाची नंबर्स. मतलब देखो यहाँ पर एक सीरीज है 1 to 10 तक एक सीरीज है, ठीक है. तो पहले 0 से ये सीरीज अगर स्टार्ट हो, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है फिबोनाची नंबर्स क्या है, अच्छी तरीके से समझना फिबोनाची नंबर्स क्या है. सो ये देखो, ये जो सीरीज आप देख रहे हो ना, ये इस सीरीज के अंदर 0 1 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी दिया हुआ है. देखो 0 और 1 को अगर हम प्लस करें तो 1 आता है. ये जो दो नंबर को प्लस करके ये नंबर आया है तो वही है फिबोनाची नंबर्स. फिर हम क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे, इसके साथ ये करेंगे जो, तो क्या आता है, ये 2 आता है. तो ये फिबोनाची नंबर्स. अगर दो नंबर्स का प्लस वही या फिर कुछ और नंबर आता है तो वही है फिबोनाची नंबर्स. या फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 होता है, 2 + 3 करेंगे तो 5 होता है, 3 + 5 करेंगे तो 8 होता है. तो ये जो सीरीज आप देख रहे हो फिबोनाची सीरीज है और फिबोनाची सीक्वेंस. और ये जो नंबर्स, ये जो दो नंबर्स प्लस करके एक और नंबर आता है वही है फिबोनाची नंबर्स. ठीक है, समझ गए. तो अब चलते हैं डीएसए पर. तो हम यही नंबर हम निकालेंगे, क्या एक एल्गोरिदम लिखेंगे जिससे हमारा ये नंबर एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पर एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है. तो चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं. The Fibonacci numbers are named after 13th century Italian mathematician known as Fibonacci. इसका ये Fibonacci नाम का जो मैथमेटिशियन है उसके नाम पर ये एल्गोरिदम का नाम रखा गया है. देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है the two first Fibonacci numbers are 0 and 1. ये हमारा एक इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल फैक्ट्स है, जो है पहला जो फिबोनाची नंबर इन्वेंट हुआ था वो हुआ था 0 and 1.
उसके बाद उसको सम करके जो जो आ रहा है उसको हम फिबोनाची नंबर्स बोलते जा रहे हैं। जब एग्जाम्पल आप मान लो कि पहला 0 एंड 1 हुआ था, उसके बाद 0 एंड 1 करके 1 होता है, और 1+1 अगर करेंगे तो 2 होता है, 2+1 करेंगे तो 3 होता है, इसके बाद 2+3 करेंगे तो 5 आता है। ऐसा ऐसा चलता जा रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर एक प्रोग्राम हमको आउटपुट में दिखाया गया है कैसा कैसा होगा। तो इसको हम क्रिएट अगर करेंगे तो देखो, 0 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 30 21 34 से 21 55, ऐसे करके हमारा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये फिबोनाची नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ गया है फिबोनाची नंबर्स क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द फिबोनाची नंबर्स एल्गोरिथम। से यहाँ पर हम लिखेंगे लूप वर्सेस रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है, इंप्लीमेंटिंग यूजिंग अ लूप। तो सबसे पहले आपको ये एडवांस चीज चला गया, चलो ये एडवांस चीज को हम बाद में कर लेते हैं किसी और वीडियो पर। कितना लेंथ है वीडियो का देख लेता हूँ। वीडियो का लेंथ, सॉरी गाइस मैं यहाँ पर देख नहीं सकता वीडियो का लेंथ क्या है, शायद और थोड़ा बाकी कर क्या क्या भी कर सकते हो, करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर करना चाहते हो तो लो, एक सेकंड जस्ट पूछने दो। स्टैक आता है, क्यूब आता है, ऑपरेशंस आएगा फिर। चलो आज के वीडियो में यही तक रहने देते हैं, फिर दूसरे वीडियो में हम इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो डिस्क्राइब करेंगे कि एरेस क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टैक की क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। ये सब चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करके जाएंगे। आप पहले आज का जो सेशन है इसमें हम यही तक ही रखते हैं, उसके बाद हम फिर चलेंगे कहीं और सेशन में उसके बाद से। तो चलो, आई होप आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा है, और आई होप मुझसे मिलकर आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब कर देना।